पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? पावर शेयरिंग के दो रीजन होते हैं, एक होता है प्रूडेंशियल और एक होता है मॉरल। तो पहले दो केसेस पढ़ेंगे। रिवीजन कर रहे हैं एसएसटी का, सारे जो चैप्टर्स है कोशिश करूंगा मैं पहले हाफ ईयरली से पहले रिवाइज करवा दूं आपको। चैप्टर पहले सारे रिवीजन हो जाएंगे तो उसके बाद में फिर कोशिश करेंगे कि अपना क्या हो, आगे हिस्ट्री वाला चैप्टर शुरू हो जाए। तो बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग पहले बेल्जियम का पढ़ते हैं। बेल्जियम क्या एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, उसका एरिया कैसे, और बहुत फास्ट स्पीड से चलेंगे क्योंकि रिवीजन आपका चैप्टर हो चुका है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, जस्ट रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो इसका एरिया है हरियाणा से भी छोटा है। बॉर्डर इसके कौन से किसके साथ लगते हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग के साथ। पॉपुलेशन इसकी 1 करोड़ के आसपास है, जो हरियाणा की आधी पॉपुलेशन लगभग। हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है। तो एथनिक कंपोजिशन क्या है इसमें इसकी? तो इसको याद करने के लिए FD WF इस तरह से याद कर सकते हो। तो कंट्री में FD WF कंट्री वाइज क्या होता है? फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग मेजोरिटी में है, और जो वेलोनिया रीजन है उसमें फ्रेंच स्पीकर्स क्या है, उधर है जो फ्रेंच स्पीकर्स है। तो अपना जो फ्लेमिश रीजन है उसमें डच स्पीकर्स जो है उस उनकी एथनिक कंपोजिशन है 59%। वेलोनिया रीजन में जो फ्रेंच स्पीकर्स है उनकी एथनिक कंपोजिशन है 40%, और अदर एरियाज 1% है जर्मन स्पीकिंग वाले। और इसका याद करने का शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक अपनी हो जाएगी FD WF फ्लेमिश रीजन, इधर डच स्पीकिंग 59%, वलोनिया रीजन, इधर फ्रेंच स्पीकर्स 40%, और अदर एरियाज जर्मन 1% है। इसकी एथनिक कंपोजिशन फिर से देखो, जो फ्लेमिश रीजन है उसमें डच स्पीकर्स है विद 59%, और वेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकर्स है विद 40%, और द पॉपुलेशन अदर एरियाज जर्मन स्पीकर्स है वो 1% है। यह पूरी कंट्री की एथनिक कंपोजिशन। और अब कैपिटल है जो ब्रसल्स, वहाँ की कंपोजिशन क्या है? 80% वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स है और 20% क्या है? डच स्पीकर्स है। तो ओवरऑल नेशन में डच स्पीकर्स थे 59%, और इधर कैपिटल में है 20%, और फ्रेंच इधर क्या है? मेजोरिटी में है ब्रुसेल्स में, और उधर कंट्री में डच मेजोरिटी में है। इतना क्लियर केस क्या है? तो ये वलून फ्लेमिश रीजन है ऊपर वाला येलो वाला, इसमें डच स्पीकर्स है 59%, और नीचे जो है ये वलूनिया रीजन है, इसमें फ्रेंच स्पीकर्स है विद 40% कंपोजिशन, और इधर जर्मन है 1% है इनकी कंपोजिशन। ओवरऑल 100% हो गई। ये इसका कुछ बेसिक ओवरव्यू है। तो इश्यूज क्या है बेल्जियम में? तो 1950s और 60s में क्या इशू हुआ, जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी जो फ्रेंच स्पीकर्स थे 40% थी, और रिच एंड पावरफुल थे ये लोग। तो पहली बात तो ये क्या है ओवरऑल कंट्री में? FD WF। तो फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकर्स थे, वो कितने थे? 59%। तो डच स्पीकर क्या है? मेजोरिटी में है, और फ्रेंच स्पीकर्स क्या है? माइनॉरिटी में है ओवरऑल कंट्री में। फिर भी प्रॉब्लम किसको है? डच स्पीकर्स को। मेजोरिटी वालों को प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो फ्रेंच पीपल थे वो रिच थे और पावरफुल थे। तो इसमें क्या हुआ, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन इनको बहुत लेट मिली। तो इनिशियली जो फ्रेंच वाले थे लोग पावरफुल पीपल है, और डच वालों को लेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल रही है, एजुकेशन डेवलपमेंट मिल रही है। तो वो मतलब डच वाले एक कॉम्प्लेक्स फील कर रहे थे कि हमारा मतलब इतनी डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है, तो इसलिए उनको इसमें दिक्कत होने लगी। तो इसका बाद में रिजल्ट्स क्या हुआ? टेंशंस आने लगी दोनों के, डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में। तो अब ब्रुसेल्स और ज्यादा टेंशन सीवियर कहाँ पे हुई? ब्रुसेल्स कैपिटल में क्या हुआ? जो डच स्पीकर्स है वहां पे वो मेजोरिटी में, कंट्री में तो मेजोरिटी में है, लेकिन डच स्पीकर्स माइनॉरिटी है इन दी कैपिटल। क्यों? कैपिटल में डच कितने हैं ब्रुसेल्स में? 20%, और फ्रेंच कितने हैं वहां पे? 80% है। तो डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में है कैपिटल में, और मेजोरिटी क्या है उसमें कैपिटल में? फ्रेंच स्पीकर्स की है, और डच स्पीकर्स कंट्री में मेजोरिटी में है। तो यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन क्या हो रही है कि ओवरऑल कंट्री में डच स्पीकर्स मेजोरिटी में है, और कैपिटल में क्या है? फ्रेंच स्पीकर्स मेजोरिटी में है। और दूसरा, ओवरऑल कंट्री में जो मेजोरिटी में डच स्पीकर्स होने के बावजूद भी उनको लगता है कि फ्रेंच वाले तो रिच एंड पावरफुल पीपल है, वो हमसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हो चुका था। तो अलग अलग कंपोजिशन हो रही है, कंट्री की अलग है, कैपिटल की अलग है। तो इनके बीच में यूं टेंशन क्रिएट होना बहुत ज्यादा वो स्वाभाविक हो जाता है। कल को गवर्नमेंट बनेगी सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की, तो उनमें MPs और MLA, यानी उनको जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठेंगे वो किसके किस हिसाब से, किस कंपोजिशन से बिठाने पड़ेंगे, वो सारा एक देखना पड़ेगा। इफ द कंट्री नीड्स टू बी सस्टेनेबल, इफ द कंट्री नीड्स टू बी स्टेबल इन इट्स पॉलिटिकल ऑर्डर। तो अभी तक ये केस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब बेल्जियम में
फिर से एक ओवरव्यू ले लो। 59% जो फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग है, और 40% ओवरऑल कंट्री में WF यानी वलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकर्स है, उनकी 40% कंपोजिशन है और 1% जर्मन है। टेंशंस बिटवीन डच स्पीकर्स कंट्री और डच स्पीकर्स के बीच में और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में टेंशन है। और कंट्री में मेजोरिटी कौन है? डच स्पीकर्स की। कैपिटल में ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है। तो यहाँ पे डच स्पीकर्स क्या है? माइनॉरिटी में। कैपिटल में 20% लोग है ये, और यहाँ पे 10 स्पीकर्स कंट्री में मेजोरिटी है, 59% है इनकी। तो अब जो एथनिक कंपोजिशन है इनकी ऐसी, आगे जो यदि पावर शेयरिंग करनी है तो किस हिसाब से बेल्जियम ने क्या मॉडल अपनाया। और ऑन दी अदर हैंड जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, जो वहाँ की जो सरकार बनी, उन्होंने अपना कौन सा एक नया मॉडल अपनाया इन दोनों का, और आउटकम क्या हुआ? बेल्जियम एक अच्छा मतलब बाद में मॉडल क्यों बना पावर शेयरिंग का, और श्रीलंका में लास्ट में सिविल वॉर क्यों हो गया था जो 2009 में खत्म हुआ था। तो अभी पढ़ना है अपने को श्रीलंका का। जैसे केस शुरू करते हैं अब। तो श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड नेशन है, पॉपुलेशन इसकी 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा के बराबर की है। और बेल्जियम की क्या थी? 1 करोड़ पॉपुलेशन थी। इसके सोशल ग्रुप्स क्या है? सिनाला स्पीकर्स है और तमिल स्पीकर्स है। तो इसकी ये कंपोजिशन है। ये क्या है? एक आइलैंड नेशन है, पॉपुलेशन इसकी लगभग 2 करोड़ है, हरियाणा के लगभग की। और इसमें सोशल ग्रुप कौन कौन से? सिनाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। तो सिनाला स्पीकर्स क्या है? 74% है। लैग आ रहा है क्या? बता देना लैग आए तो सिनाला स्पीकर्स क्या है? 74% है, और ये मोस्टली बुद्धिस्ट है इतने लोग। और तमिल स्पीकर्स है 18% है। और इन 18% में भी क्या है? श्रीलंकन, क्या? श्रीलंकन और इंडियन है। और ये श्रीलंकन और इंडियन है, इधर हिंदू है या फिर मुस्लिम है। और क्रिश्चियंस बचे हुए 7% है। तो उनमें क्रिश्चियंस जो 7% है उनमें या तो तमिल है या फिर उनमें सिनालीज है। और बाकी 1% की एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी। तो 74, 18, 92 और 7, 99% हो गया। 1% इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। तो ये जो मोटा मोटा इसमें दे दिया कि 74% क्या है? सिनालीज है, और वो मोस्टली बुद्धिस्ट है उनका रिलीजन। तमिल स्पीकर्स है 18%, और उनमें दो है तमिल भी। कैसे? तमिल बोलने वाले जो श्रीलंकन तमिल है और इंडियन तमिल है। और यानी इंडिया से जो उधर श्रीलंका में चले चले गए थे। और उनके रिलीजन क्या है? हिंदू या फिर मुस्लिम है। क्रिश्चियंस क्या है? 7% है। और जो क्रिश्चियन है उनके रिलीजन क्या क्या है? तमिल या फिर सिनालीज है। तो ये वहाँ की एक एथनिक कंपोजिशन है। तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका क्या बोलता है? तो उन्होंने जो मतलब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था 1948 में। तो उसमें क्या हुआ? फिर मेजोरिटी बनी सिन्हाला पॉपुलेशन की, क्योंकि ये सिनालीज क्या है उसमें 74% है। और उन्होंने क्या सॉर्ट किया? टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर दी गवर्नमेंट की। इनकी मेजोरिटी थी सिनालीज लोगों की, 74% लोग थे। तो इन्होंने जो मतलब आगे इलेक्शन करके गवर्नमेंट बनाई ना, उसमें मतलब अपना डोमिनेंस गेट करना चाहते थे ये लोग। तो इलेक्शन किया तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, और ये जैसे ही पावर में आए ना 74%, और ये डोमिनेंस करना चाहते थे, तो इन्होंने आते ही सिनालाज को मतलब वो एक भेदभाव करना शुरू कर दिया। सिनालाज को ही मतलब प्रायोरिटी देते थे, बाकी तमिल्स को और जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको ये इग्नोर करने लग गए। तो सपोर्ट टू सिनालाज और स्टैब्लिशिंग सुप्रेमेसी। तो मेजोरिटी थी सिनालिस की, डोमिनेटेड थी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डोमिनेट कर रहे थे ये लोग। इनकी गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई थी, और ये क्या कर रहे थे? सिनालास को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर क्या किया? अडोप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स। बाद में कुछ ऐसे ऐसे मेजोरिटेरियन मेजर्स लाने लग गए हैं, जैसे एजुकेशन है, आगे एजुकेशन के कुछ है, जैसे जॉब किसी को देनी है। और जो प्रायोरिटीज देनी थी वो सिनालिस को दे रहे थे सिर्फ। ये गवर्नमेंट में MP MLA जैसे सिनालिस के आ रहे हैं, और बाकी मतलब तमिल को कोई भी ये प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। तो तमिल्स लोग थे, उनको एक एलियनेशन फील होने लग गया, भेदभाव फील होने लग गया कि हमको तो इग्नोर ही किया जा रहा है, कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। तो उनको एज ए एलियन ट्रीट होने लग गया, एलियनेशन बोलते हैं उसको। 1956 में फिर एक्ट पास हुआ, रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब सिनालीस के 74% जो मेजोरिटी में थे सिनालीस श्रीलंका में। और फिर गवर्नमेंट बनते ही 1956 में एक एक्ट पास कर देते हैं वो, और उस एक्ट में क्या करते हैं? वो रिकॉग्नाइज सिनाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सिनालीस लैंग्वेज होती है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो तमिल और ज्यादा अब क्या होंगे? यूं रुष्ट हो जाएंगे। और डिसरिगार्डेड तमिल, तमिल को इन्होंने कुछ कंसिडरेशन में लिया ही नहीं। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जो बनाई इन्होंने, उसमें सपोर्ट किया सिनाला एप्लीकेंट, सिनालाज एप्लीकेंट्स फॉर जॉब्स। जो मतलब आगे प्रेफरेंस यानी भेदभाव वाली पॉलिसी बनाने लग गए थे ये। तो वो कैसी पॉलिसी बनानी शुरू कर दी? ये सपोर्ट करते थे सिनाला के जो एप्लीकेंट होते थे जॉब्स के, यानी कि जैसे किसी जॉब में वैकेंसी निकलती थी तो एक तरफ सिनालीज उसमें एप्लीकेंट होते थे, दूसरी और तमिल होते थे, और कुछ मान लो क्रिश्चियन होते थे। तो मान अब जैसे ये मेरिट नहीं देखते थे, सिंपली ये देख रहे हैं कि सिनालिस कौन है, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेरिट में टॉप में किसके ज्यादा अच्छे नंबर आए हैं। तो वो क्वालिफिकेशंस और जो एक एलिजिबिलिटी होती है, जो किसी के अंदर काबिलियत होती है, उसको देखने की बजाय सिंपली देख रहे हैं सिनालिस कितने, उनको उनको ले लो, बाकियों को हटाओ साइड में। ऊंची ऊंची पोस्ट देने लगे सिनालिस पीपल्स को। तो इस तरह से उनमें एक प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बोलते हैं इसको, कि प्रेफरेंस देना, सिनालिस को एक प्राथमिकता देना, बाकी को मतलब एक सेकेंडरी तौर पे रखना।
तो ये क्या किया, फोस्टर एंड प्रोटेक्ट बुद्धिज्म। और फिर इनका जो सिनालिस लोग क्या थे, मोस्टली बुद्धिस्ट थे, तो इन्होंने सिर्फ बुद्धिज्म का ही आगे यूं उसको नर्चर करने लगे कि बुद्धिज्म ही आगे अपनी कंट्री में एक मेजर रिलीजन रहे, इसी का प्रचार प्रसार हो, ये भी एक डोमिनेंस दिखाया जाए कि बुद्धिज्म लोगों से ज्यादा मनवाया जाए। तो तमिल तो अब बिल्कुल ही एलियनेट फील करना ही उनको स्वाभाविक है। तो फिर तमिल्स में क्या हुआ, इसने क्रिएटेड फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमॉन्ग तमिल्स। नो सपोर्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं है, उनको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा किसी भी चीज में। दे फेल्ट गवर्नमेंट वाज नॉट सेंसिटिव टू लैंग्वेज एंड कल्चर। अब उनको लगा कि जो गवर्नमेंट बनी है उनको कोई वो फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमारी जो एक तमिल लैंग्वेज भी है, हमारा एक कल्चर भी है, हमारी तरफ कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स, जॉब्स में भेदभाव कर रहे हैं, सिनालिस को जॉब्स दे रहे हैं, तमिल को साइड में छोड़ दे रहे हैं। और नॉट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, बराबर के पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दे रहे किसी को, सिनालिस को ऊपर रख रहे हैं और जो तमिल है उनको नीचे रख रहे हैं। इग्नोर देयर इंटरेस्ट, यानी कि जितने भी उनके जो भी इंटरेस्ट होते थे, जैसे उनको जॉब गेट करनी होती थी, उनकी लैंग्वेज को कोई मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में यूं बोलते हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, या फिर इस तरह से कुछ रिकॉग्निशन नहीं दी जा रही थी, तो तमिल को बिल्कुल ही एक एलियनेशन वाली फीलिंग आने लग गई। तो ऐसा जब श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। अब उनको ये हो रहा है कि जो मेजोरिटी में सरकार आ रही है हमारी तो कुछ सुनाई नहीं ले रही, तो ऐसे में क्या करेगी वो पार्टी, जो स्ट्रगल्स करने लगे, आंदोलन के तौर पे आगे थे, उन चीजों पे उतर गए, वो पार्टीज बना रहे हैं, स्ट्रगल्स कर रहे हैं, और वो चाहते क्या है, एक तमिल एलम बनाए, या तमिल इलम, या एक तमिल स्टेट बनाए। कि हमारा तो स्टेट ही न्यारा बनाना पड़ेगा अब, कि इधर तो ये मतलब सिनाला का ही कंट्री मान लेते हैं श्रीलंका, तो सिनाला जो लोग है कंट्री तो उन्हीं का हो गया, सरकार उन्हीं की है, बस बात उन्हीं की हो रही है, बुद्धिज्म उन्हीं का माना जा रहा है, उनकी जो लैंग्वेज उसको मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जॉब उन्हीं को दी जा रही है, और जो पावरफुल पीपल है वो एमपी एमएलए उन्हीं के बनते जा रहे हैं। हम तो फिर इस देश के नागरिक ही नहीं हुए एक हिसाब से, तो वो अपना एक अलग देश बनाने के लिए स्ट्रगल करने लग जाते हैं, क्यों ना हमारा, तो उसमें एक फाइट होने लग जाती है, तो लास्ट में 2009 में एंड होता है, सिविल वॉर के रूप में ये बाद में पैदा हो जाता है। रिकॉग्निशन चाहते थे तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये चाहते थे एक तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। रीजनल ऑटोनॉमी हो, जो तमिल स्टेट बने ना, हमारा अलग से तमिल स्टेट बना ले, हम उसमें क्या करें, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज रखें। रीजनल ऑटोनॉमी हो कि हमारी सरकार हो, हम खुद मतलब उसमें डिसीजन ले, किसी और का इंटरफेयर ना हो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट जॉब्स, और गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, और डिमांड इनकी डिनाई कर दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकी थी, सिनालास की थी, तो ये अलग से ये सारी चीजें अपने, फिर इनके बीच में टेंशन क्लैशेस होते गए आगे से आगे टाइम के साथ में। तो सिनालिस जो लोग थे, गवर्नमेंट उनकी थी, ऑफिशियल लैंग्वेज सिनालिस बना दी, जॉब्स उनको दी जा रही थी, सारी फैसिलिटी सुविधाएं उनको दी जा रही है। तमिल को गवर्नमेंट, तमिल की गवर्नमेंट नहीं है, तमिल की लैंग्वेज को कंसिडर नहीं किया जा रहा, तमिल को जॉब्स नहीं दी जा रही, तमिल को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही, फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, और इस तरह से डिसरिगार्डेड हो गए तमिल से, एलियनेशन की भावना आ गई इनमें, एलियनेशन इनको लगा। और फिर उन्होंने एक तमिल स्टेट बनाने की सोची, तमिल एलम बनाने की सोची। तो 1980s तक क्या हुआ, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए जाते हैं, डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम, ये डिमांड करते हैं कि हमारा एक स्वतंत्र तमिल स्टेट बने, तमिल एलम बने। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका में क्या, फिर ये इस तरह से यहाँ पे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट होता है जो श्रीलंका का, वहाँ पे डिमांड की जाती है नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका की एक हमारा इंडिपेंडेंट तमिल एलम बना दिया जाए। तो ये एक इन दोनों में डिस्ट्रस्ट पैदा कर देता है, दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, तो एक दूसरे पे विश्वास खत्म हो जाता है इनका, इसलिए फिर क्या होता है, बाद में टेंशन्स क्रिएट हो जाती है, सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जो फिर खत्म होता है 2009 में। तो इसका अभी तक एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं जितना अभी तक पढ़ा है। तो बेल्जियम क्या है, स्मॉल कंट्री है यूरोप में, दिख रहा है इन सभी बच्चों को, इधर ये वाला कोने में लिखा हुआ है वो। तो बेल्जियम क्या है, स्मॉल कंट्री है यूरोप में, और हरियाणा से भी छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है इसकी। और जो फ्लेमिश रीजन है उसमें 59% डच पीपल है, वेलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच पीपल है, जर्मन में लगभग 1%, जो बाकी बचा हुआ है रीजन वो जर्मन है, 1% जर्मन है उधर। तो इसका शॉर्ट ट्रिक इसकी बताई, FDWF, फ्लेमिश रीजन डच स्पीकिंग, वेलोनिया रीजन फ्रेंच स्पीकिंग, और ये है कंट्री के लिए। कैपिटल में इनका उल्टा कर देना, रिवर्स इन कैपिटल। तो ब्रुसेल्स में क्या है, फ्रेंच 80% है मेजोरिटी में, डच क्या है 20% है माइनॉरिटी में। प्रॉब्लम क्या हुई, तो ये माइनॉरिटी है इन दी कैपिटल और मेजोरिटी इन दी कंट्री है, डच वाले लोग। तो श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसमें एथनिक कंपोजिशन है, और ये मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी बनाने लग गया 1956 से, सिनालीज जो गवर्नमेंट पावर में आ गई थी। और इसकी एथनिक कंपोजिशन है, सिनालीज है जिनका रिलीजन बुद्धिस्ट है, तमिल्स है जो श्रीलंकन और इंडियन है, और इधर हिंदू या फिर मुस्लिम है वो वाले 74% है, ये 18% है, ये वाले 7% है, 92 7 99, 1% आर अदर पीपल, एंड क्रिश्चियंस आर सिनालीज, और तमिल्स क्रिश्चियंस है 7%। और फिर क्या हुआ, जो मेजोरिटोरियनिज्म पॉलिसी 1956 में आ गई, वो क्या कर रही थी, स्पोर्टेड सिनालिस
लैग आ रहा है, बता ही नहीं रहे आप तो सपोर्टेड सिनालिस, सिनालिस को क्या सपोर्ट करने लग गए थे, कोच डिस्ट्रेस्ड एलियन। जो मेजोरिटेरियनिज्म आया था 1956 में, सिनालिस गवर्नमेंट के बनते ही उन्होंने क्या किया, सिनालिस को वो सपोर्ट करने लग गए, तमिल को एलियनेट करने लग गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिस्ट्रेस्ड एलियनेशन हो गया तमिल्स और सिनालिस के बीच में। इसकी वजह से एक सिविल वॉर हो गया उन दोनों के बीच में, जो 2009 में खत्म हुआ था। अभी भी लैग आ रहा है। चलो इधर सामने बोर्ड पे समझ लेंगे। तो पावर शेयरिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। सेम FDWF याद रखो हमेशा कंट्री के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बेल्जियम स्मॉलर कंट्री, याद हो जा याद हो जाना चाहिए ये सारा। यहाँ तक का भी रिवाइज करो, इतने में 1 मिनट में दोबारा रिज्यूम कर रहा हूँ।